मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा व्रत गुप्ता की लिखी कहानी यादों का मोहल्ला। एक इकलौता संडे छोड़ दिया जाए तो हफ्ते के 6 दिन इस शहर में एक जैसे ही होते हैं। सुबह 8 बजे ऑफिस जाना और घर लौटते लौटते भी रात के 8 बज जाना। पहले 6 बजे तक आ जाती थी वापस, लेकिन जब से प्रमोशन हुआ है तब से मेरा काम का बोझ बढ़ गया है। सच पूछिए तो इस काम के बोझ को बढ़ाने के लिए मेहनत भी तो मैंने ही की है। मुझे तरक्की चाहिए थी, बड़ी पोजीशन चाहिए थी, नाम चाहिए था, पैसा चाहिए था और वो सब कुछ चाहिए था जिसके सपने मैंने बचपन से देखे थे। और इन सपनों में सबसे बड़ा सपना था बड़े शहर में रहने का सपना। तो आजकल रह रही हूँ यहाँ दिल्ली में। जब पढ़ाई करने घर छोड़कर पहली बार यहाँ आई थी तो दौड़ता भागता सा ये शहर बेहद खूबसूरत लगा था। मन ही मन प्रार्थना की थी कि काश मेरी जॉब दिल्ली में लग जाए। पहले जॉब के लिए प्रार्थना, फिर अच्छे पैकेज के लिए, फिर प्रमोशन के लिए, फिर गाड़ी के लिए, और अब जब सब कुछ मिल गया था तो लाखों लोगों की ये भीड़ भी मुझे अकेला महसूस कराने लगी थी। तरक्की कुछ नया देती है तो बहुत कुछ पुराना और अपना छीन भी लेती है बेटा। पापा की कही ये बात मुझे आज रह रह कर याद आ रही थी। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, त्योहार, शादियां, कुछ भी तो अब पहले की तरह नहीं था मेरी जिंदगी में। और जो था भी वो गिनी चुनी छुट्टियों पर सिमट गया था। मन तो करता था कि कुछ देर इस भाग दौड़ से ब्रेक लेकर ठहर जाऊं। और मेरे मन की हलचल पिछले 2 दिनों से तब बढ़ गई जब से फेसबुक पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट और मैसेज आया। नाम था ऋषभ सक्सेना और मैसेज में लिखा था, हेलो अठन्नी, कैसी हो? अठन्नी? पढ़ते ही मैं चौंक गई थी। फटाफट पूरा प्रोफाइल खंगाला, फोटो भी देखी, लेकिन चेहरा कहीं से जाना पहचाना नहीं लगा। दिमाग पर जोर भी डाला पर ऋषभ ये नाम भी याद नहीं आया। लेकिन मुझे अठन्नी बुलाने वाला ये कोई था तो बहुत अपना ही, कोई अपना जो उस कस्बे के उस मोहल्ले का ही था जहां मैंने अपना सबसे सुनहरा वक्त गुजारा था, मेरा बचपन। मेरी सुई अब तक उसी एक मैसेज पे अटकी थी। हेलो अठन्नी, कैसी हो? अठन्नी मेरा निकनेम नहीं है, लेकिन उस मोहल्ले में मुझको उन दिनों सब अठन्नी ही कहते थे। वही मोहल्ला जहां मैं पैदा हुई, अपना बचपन बिताया, और जब 10 साल की थी तो मोहल्ला और घर दोनों ही छोड़कर जाना पड़ा। पापा का ट्रांसफर हो गया था। मोहल्ले के जिस घर में हमारा परिवार 12 साल से रह रहा था वो घर हमारा नहीं था, घर था गुड्डी अम्मा का। अम्मा घर के नीचे वाले हिस्से में रहती और हमें छत वाले 2 कमरे किराए पर दे दिए थे, जिसमें एक कमरे में तो छत भी नहीं थी, टीन पड़ी थी जो गर्मियों में आग उगलती और सर्दियों में कोहरा टपकाती। फिर भी वो घर हम कभी छोड़ नहीं पाए। पापा कहते थे 120 रुपए किराए में इससे बढ़िया घर और मोहल्ला कहाँ मिलेगा भाई। ऊपर से हमारी मकान मालकिन गुड्डी अम्मा, जो न तो देर से किराए के लिए किचकिच करती और न ही बाहर वाला किवाड़ खुला रह जाने पे किसी को सुनाती थी। माँ बताती थी कि मुझको गुड्डी अम्मा ने ही पाला है। मेरी मालिश से लेकर दूध गर्म करने, नहलाने धुलाने, खिलाने, सारा जिम्मा उनके सर था। यही वजह थी कि मुझे उनसे बहुत लगाव था और उनको शायद मुझसे भी ज्यादा। इसलिए दिन में न जाने कितनी बार आंगन में पड़े जाल के नीचे से खड़े होकर वो आवाज लगाती थी, अरे ओ ठन्नी, आजा नीचे, आजा दूध रोटी खाने। अठन्नी देख तो सब बच्चे खेलने आ गए चबूतरे पर। ए अठन्नी, जब नीचे आए तो छत वाले तार से मेरे कपड़े उतार लियो। ये अजीबो गरीब नाम अठन्नी मुझे गुड्डी अम्मा ने ही दिया था। मोहल्ले में उस वक्त लगभग सारे ही बच्चों के नाम अजीबो गरीब थे, जैसे टोपू, बिलैया, बिलौटा, डपली, निबोरी, भोंदू, चमकू। चमकू? ओ, दिमाग में चमकू नाम आते ही मुझको मोहल्ले के बच्चों का वो शोर याद आने लगा जो वो गुड्डी अम्मा के एक मेहमान को देखकर मचाते थे, चमकू चमकू चमकू। और वो मेहमान धीरे से कहता, मेरा नाम ऋषभ है। ओ, तो ये ऋषभ ही चमकू है, मेरा मतलब चमकू ही ऋषभ है। बिना देरी किए मैंने तुरंत एक बड़े से स्माइली के साथ मैसेज टाइप किया। लिखा, हाय चमकू, हाउ आर यू। मैसेज भेजे हुए मुझे पिछले 17 घंटे हो गए थे, लेकिन
अब तक कोई जवाब नहीं आया था। मैं ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठी हुई दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी और ये घोड़े दौड़ते दौड़ते फिर उस मोहल्ले में जा पहुंचे जहां मैं पहली बार ऋषभ से मिली थी। गुड्डी अम्मा ने मिलवाया था, ये कहकर कि ये उनकी भतीजी का बेटा है। उस वक्त उसे देखकर लगा जैसे कोई बिजूका देख लिया हो। रहन सहन और बोलने का तरीका बिल्कुल अलग जो था। मोहल्ले के बच्चे आइस पाइस, खो खो, तड़ी मार, राजा मंत्री, चोर सिपाही जैसे खेल खेलते थे, तो उसके पास रिमोट वाली कार थी, कारतूस वाली बंदूक थी, कलाबाजी खाता कुत्ता, और हाँ, वो घर वाली गुल्लक भी थी जिसमें सिक्का दरवाजे पे रखो तो कुत्ता घर के अंदर ले जाता था। हमने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे, इसलिए उससे चिढ़ते भी थे और बात करने को तरसते भी थे। और अब क्योंकि चमकू मेरे घर में नीचे रहता था, तो एक दिन उसने अपने खिलौनों से मुझको खेलने दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि शाम को जब सारे बच्चे चबूतरे पर आइस पाइस खेलने आएंगे तो वो भी सबके साथ खेलेगा। अब इतने अच्छे खिलौने छोड़कर भी भला कोई ऐसे ऊट पटांग खेल खेलना चाहता होगा क्या? नहीं ना। लेकिन उस चमकू को न जाने क्यों हमारे मोहल्ले वाले खेल ही पाते थे। उसका कस्बे में मन भी लगता, और एक मैं जो उससे कहती कि मुझे तो बड़े शहर जाना है, ऊंची वाली बिल्डिंग में रहना है, गाड़ी में घूमना है और न जाने क्या क्या, तो मेरी बातों पे वो खूब हंसता। फिर कहता, उधर दिल्ली में इतना अच्छा नहीं लगता, जब जाओगी तब देखना। सच कहता था वो। यहाँ इतना अच्छा नहीं लगता जितना तब लगता था जब उस छोटे से कस्बे का मोहल्ला मेरा पता हुआ करता था, जब मोहल्ले के घरों के बाहर बने चबूतरे खेल का मैदान हुआ करते थे, और जब ऋषभ चमकू हुआ करता था। उसका नाम चमकू मोहल्ले के बच्चों ने उस दिन रखा जब पहली बार उसको लाइट वाले जूते पहने देखा था। हम में से किसी ने ऐसे जूते पहले देखे नहीं थे, इसलिए उसके जूते देखकर सब एक साथ चिल्लाए थे, चमकू चमकू चमकू। याद आ रहा था आज वो सब, और मैं बार बार ऋषभ की प्रोफाइल पिक देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत दिन के बाद इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी से जैसे कुछ पल का सुकून मिला था। तभी फोन पे बीप हुई। मैसेज था, ऋषभ का मैसेज। उस रात जो मैसेज का सिलसिला मेरे और ऋषभ के बीच शुरू हुआ तो देर रात तक चलता रहा। लग रहा था जैसे किसी ने सालों से बंद पड़े कमरे को खोल दिया हो और पुराने सामान के साथ ढेरों यादें निकली हों। तुम्हें वो भोंदू याद है, वो जो हैंडपंप वाले मकान के पास रहता था? ऋषभ ने पूछा। भोंदू का नाम पढ़कर ही मैं हंस पड़ी। उसको कैसे भूल सकती थी? तब मोहल्ले में भोंदू ही अकेला था जिसके बर्थडे पर खोए वाला केक काटा जाता था और बच्चों को रंग बिरंगी टोपी भी पहनाई जाती थी। लेकिन इस टोपी और केक को पाने के लिए भोंदू पहले ही सबके सामने शर्त रख देता था और कहता कि वो अपने जन्मदिन में मोहल्ले के उन्हीं बच्चों को बुलाएगा जो उसके लिए गिफ्ट में पेंसिल बॉक्स, खुशबू वाली रबड़, रंग बिरंगी स्केच का पैकेट लाएंगे। मैंने भी कह दिया कि मुझे बुलाएगा तो मैं पेंसिल बॉक्स लाऊंगी, लेकिन मेरे पास बस 5 रुपए थे। अब 5 रुपए में पेंसिल बॉक्स तो आने से रहा, इसलिए मैं छत के कोने में बैठी रो रही थी। तभी मुझको रोता देख चमकू ने अपनी गुल्लक तोड़कर मुझको रुपए दे दिए थे। बस उस दिन के बाद से हमारी दोस्ती पक्की हो गई थी, इतनी पक्की कि अब मैंने मोहल्ले के बच्चों के साथ चबूतरे पर खेलना बंद करके घर की छत पर खेलना शुरू कर दिया था, और वो भी सिर्फ चमकू के साथ। मैं चमकू के खिलौनों से खेलती और चमकू मेरे उन 5 पत्थरों से खेलता जिसे हम गुट्टा कहते थे। लेकिन हमारे साथ साथ अकेले खेलने की बात मोहल्ले के बच्चों को खल गई थी, इसलिए एक शाम सबने मुझको घेरे के बीच में खड़ा करके अट्टी बट्टी साल भरे की कुट्टी कर दी। और उस नेहा ने सबसे ये भी कह दिया कि अठन्नी की शादी चमकू से होगी, इसीलिए तो वो अपने खिलौनों से खिलाता है। उस समय तो मैं कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन बाद में चमकू को छत वाले कोने में ले जाकर मैंने चुपके से पूछा था, तुम सच्ची मुझसे शादी करोगे? हाँ, कर लूंगा। फिर तुम मेरे दिल्ली चलना, उसने कहा था, और मैं उछल पड़ी थी ये सोचकर कि मैं दिल्ली जाऊंगी। और आज दिल्ली में ही तो थी मैं, पर सब कुछ होकर भी वो सुकून नहीं था जो उस मोहल्ले में कुछ ना होते हुए भी महसूस होता था। सच पूछे तो मुझे भी कहाँ पता था कि मुझे ये सब अब तक याद है, और अब जब याद आया तो दिल कर रहा था कि भाग कर चली जाऊं वापस उसी मोहल्ले में। कितना अपनापन था वहां। ऋषभ बता रहा था कि इसी सुकून और अपनेपन के लिए उसने अपनी बैंक की पोस्टिंग उसी कस्बे में कराई है, और पिछले 2 महीने से वो गुड्डी अम्मा यानी अपनी नानी के साथ ही रह रहा है।
तुम भी 1-2 दिन के लिए तो आ जाओ सोनम, दिल्ली से बस 2 घंटे का ही तो रास्ता है। ऋषभ ने कहा तो मैंने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी, जैसे मैं खुद चाहती थी अब उससे, गुड्डी अम्मा से और उस मोहल्ले से मिलना। फिर एक दिन ऋषभ ने गुड्डी अम्मा से मेरी फोन पे बात कराई। कैसी है मेरी अठन्नी? ठहरी हुई बीमार आवाज मेरे कानों में पड़ी। गुड्डी अम्मा कैसी हैं आप? मैंने लगभग चीखते हुए कहा। बिटिया ये ऋषभ कंप्यूटर पर दिखाया तेरी फोटो। मेरी अठन्नी कितनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि कमाने भी लगी है। अब आ जा एक बार, आके कर जा मेरी चोर वाली अठन्नियों का सारा हिसाब। अम्मा ने हंसते हुए कहा तो मुझे उनकी साड़ी का वो छोर याद आ गया जहां सिक्के बंधे रहते थे। मैं चबूतरे वाली खिड़की की जाली से अपना हाथ अंदर डालती और हथेली फैलाकर कहती, अम्मा दो ना मेरी अठन्नी। ये रोज का नियम था और मेरे इस अठन्नी मांगने वाले नियम ने मेरा नाम ही अठन्नी रखवा दिया। नाम से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मोहल्ले के बोंदू, निबोरी, बिलौटा इस तरह के नामों से मेरा नाम बहुत बढ़िया था। लेकिन उस दिन जब मोहल्ले के एक लड़के ने स्कूल में भी मुझको अठन्नी कहा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। घर आके मैंने गुड्डी अम्मा से शिकायत लगाई तो अम्मा ने पहले तो उसके कान उमेठे और फिर अपने घर की भूत वाली कोठरी में बंद करने की धमकी दे दी। मेरी कोई लड़ाई हो, कोई शिकायत, समाधान गुड्डी अम्मा ही करती थी। और आज जब बात करते करते मैं उनसे इस शहर की अजीबो गरीब सी शिकायतें करने लगी तो वो धीरे से बोली, तो कुछ दिन इधर घूम जाना बिटिया। पता नहीं फिर रही ना रही, कहते हुए सिसक पड़ी थी वो। और मैंने भी भरे गले से कहा था, आऊंगी अम्मा। 2 दिन के लिए बिना किसी को बताए ऑफिस से छुट्टी ले ली थी मैंने। 17 साल बाद उस जगह जाने के लिए जहां मैं अपना बहुत कुछ छोड़कर आगे बढ़ गई थी। जैसे ही कस्बे के बस स्टैंड पर उतरी तो नजर पान की दुकान पर गई, वहीं जहां पापा रोज रात को पान खाने आते थे। मैं भी तो उनके साथ आ जाती थी, उस गुलकंद के लालच में जो पान वाले चाचा मेरी हथेली पर रख देते थे। ऋषभ मुझे बस स्टैंड लेने आया था। बचपन में जिसके पीछे घूम घूम कर मैं दुनिया जहान की बातें करती थी, उसके सामने आज न जाने क्यों ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। पूरे रास्ते बस कस्बे और उसमें आए बदलाव को देखती रही। पहले जहां शटर वाली दुकानें थीं, वहां कांच के दरवाजे हो गए थे। इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें भी तो नहीं थीं। सारे रास्ते बदल से गए थे जैसे। लेकिन जब मोहल्ले में पहुंची तो देखा कुछ भी तो नहीं बदला था। यहाँ गुड्डी अम्मा का घर भी नहीं, दरवाजे पर सांकर ही लटकी थी। ऋषभ ने सांकर से दरवाजा खटखटाया पर कोई आवाज नहीं आई। जरा सा धक्का मारा तो दरवाजा खुल गया। आंगन के कोने में चक्की और सिलबट्टे रखे थे। कूलर भी उसी खिड़की पे लगा था और अम्मा की खटिया अब तक उसी खिड़की के पास थी। कुछ भी तो नहीं बदला था इस घर में। पर अम्मा वो कहाँ थी? ऋषभ और मैं इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी एक हाथ में दोना और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े गुड्डी अम्मा धीरे धीरे अंदर चली आ रही थी। फिर मुझे देखकर बोली, तेरे इलायची वाले पेड़े लेने गई थी बेटिया। उनके इतना कहते ही मैं उनसे लिपट गई। आंखें छलक आई थी मेरी। और अम्मा वो कभी मेरे बाल सहला रही थीं, कभी मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थीं कि तभी बाहर से बच्चों की आवाज आई। मैं कुछ पूछती कि उससे पहले ही अम्मा बताने लगी, जानती है बिटिया, जब से ये रिशु आया है तब से ऑफिस से आकर चबूतरे पर बच्चों को वही तेरे वाले सारे खेल सिखाता है, खेलता भी है। वो बच्चे भी देख कैसे चिल्लाए जा रहे हैं, तुम तो अब तक चमकू ही हो। मैंने ऋषभ को चिढ़ाते हुए कहा, तो तुम भी अठन्नी बन जाओ ना फिर से, लेकिन दिल्ली नहीं ले जाऊंगा, यहीं रहेंगे साथ। ये कहकर मुस्कुराते हुए वो बच्चों के साथ खेलने बाहर चबूतरे की ओर बढ़ गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चबूतरे पर आ गई, उन लम्हों को फिर से जीने जिन्हें मैं न जाने कब से तलाश रही थी। और वो लम्हे इस चबूतरे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।